नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं वंदना आप सबों का स्वागत करती हूँ कक्षा में। तो आइए, आज बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और इन सब के साथ हम अपने तैयारी में जुटते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह क्या है? देखिए, पहला प्रश्न क्या है हमारा? व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है? ये हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है और बहुत ही सरल प्रश्न है। तो बताइए, व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है? तो समय बहुत ज्यादा न लगाते हुए, व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है? समास होता है क्या? वर्ण विकार होता है क्या? प्रत्यय होता है क्या? कारक होता है क्या? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्ण विकार। क्या होगा उत्तर? वर्ण विकार। क्यों होगा? वर्ण और विकार का क्या होता है? वर्ण में परिवर्तन आ जाना। तो संधि में क्या होता है? वर्णों में ही तो परिवर्तन, दो वर्ण मिलके एक अलग वर्ण का रूप ले लेते हैं, तो वर्ण परिवर्तन, वर्ण विकार हो जाता है संधि में। अब संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब चलिए देखिए, देवेंद्र, देव जोड़ इंद्र का संधि रूप क्या है? संधि रूप क्या है देव जोड़ इंद्र का? तो क्या हो जाएगा उत्तर? बताइए। देव जोड़ इंद्र का संधि रूप क्या है? तो देव जोड़ इंद्र का संधि रूप है देवेंद्र। अब देवेंद्र, अब इस पे पूछा जा सकता है, देव जोड़ इंद्र में कौन सी, देव जोड़ इंद्र में कौन सा संधि है? देव जोड़ इंद्र में गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। अब गुण संधि का तो नियम जानते ही होंगे। अ या आ के बाद क्या आए? के बाद यदि ई दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पे आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, वो में अ है और इधर ई है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। तो देवेंद्र का क्या रूप बन जाएगा? देवेंद्र। ठीक है, चलिए, तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? देवेंद्र। अब क्या है, चौथा प्रश्न क्या है हमारा? मम जोड़ एव, मम जोड़ एव का संधि रूप क्या है? मम जोड़ एव का संधि रूप क्या है? मम जोड़ एव का संधि रूप क्या है? सबसे पहले देखिए, हमने आपको क्या बताया है? संधि तो हम लोग पढ़े हैं। अब ये केवल ऐसा नहीं है कि मैं आपको आंसर बता के छोड़ दूं और बस आप आंसर जान जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसके नियम को जानिए। मैंने अभी गुण संधि आपको वहां नियम बता दिए। अब मम जोड़ एव का संधि रूप क्या है बताइए? मम जोड़ एव है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण है, इसमें क्या छिपा है? अ, और ये क्या हो गए? ए। अब बताए, अब आप आसानी से बता सकते हैं कि किस नियम से क्या बनेगा। यहाँ पे अ के बाद अगर ए आ रहा है तो क्या बनेगा बताइए? तो देखिए, ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब वृद्धि संधि किसके भेद हैं? वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि के किसके भेद हैं? तो हम जानते हैं
स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ हो गए, गुण हो गए, वृद्धि हो गए, यण हो गए, अयादि हो गए। ठीक है। संधि कितनी होती है? संधि 3 होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। कंफ्यूज नहीं होंगे, संधि के भेद 3 होते हैं, उसमें स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है? मम जोड़ एव वृद्धि संधि हो गई। अब इसको बताइए कि इसको कैसे सिद्ध करेंगे? मम जोड़ एव, अब वृद्धि संधि का क्या नियम है? बताएं। देखिए, वृद्धि संधि का नियम है, जब अ या आ के बाद ए या आई आए तो क्या करता है? वृद्धि हो जाता है। वृद्धि अर्थात क्या होता है? बड़ा आ जाता है, जो बड़ी मात्रा होती है ना वो आ जाती है। ठीक है। दीर्घ में भी होता है, लेकिन दीर्घ में क्या होता है? जब जहां समान स्वर होते हैं वहीं पे होती है, और वृद्धि में क्या होती है? ये देखिए, असमान स्वर है। ठीक है। तो अ आ के बाद ए रहे तो आई हो जाता है। अ आ के बाद क्या है? यहाँ ए है, तो क्या हो जाएगा? ए ही म मए व, क्या रूप बनेगा? ममेव। मम एव, मेरा ही, मेरा, मम अर्थात मेरा, एव ही, यह आपका हुआ, और यह वृद्धि संधि का उदाहरण हुआ। अब चलिए हम आगे चले। यथा जोड़ उचितम का संधि रूप क्या है? यथा जोड़ उचितम, जो उचित हो, जैसा उचित हो, उसका क्या संधि रूप है? बताएं। यथा जोड़ उचितम का संधि रूप क्या है? देखिए, अंतिम वर्ण में क्या छिपा है? आ, और ये उ हो गए। अब आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसका संधि रूप क्या होगा? यथोचितम। ठीक है, यथोचितम। अब संधि कौन सा है इसमें? दीर्घ संधि है, या गुण है, या वृद्धि है, या यण है, या अयादि है? बताइए। बहुत समय नहीं लगाते हुए, परीक्षा में आपको बहुत समय नहीं मिलेगा, इसलिए बताएं क्या होगा। अब देखिए, इतने बारीकी से आपको कोई नहीं बताएगा। यथा जोड़ उचितम में मैंने सबसे पहले इसको तोड़ दिया, आ जोड़ ऊ है। गुण संधि का नियम क्या होता है? यहाँ गुण संधि है। ठीक है। गुण संधि कौन सा संधि है? यहाँ पे गुण संधि है। अब गुण संधि का नियम क्या कहता है? और हमने आपको पहले आ के बाद यदि उ ओ दीर्घ हो तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है क्या? ओ बन जाता है। तो ऊ है ना यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? देखो, देखिए, यथोचितम। ठीक है, यथोचतम। देखिए, कंफ्यूज करने वाला है। यथा जोड़ उचितम, यथोचितम, ओ आया है ना इसमें, तो यथोचितम। ठीक है, उत्तर ये सही हो जाएगा। अब चलिए, राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? बताएं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, या द्वंद्व समास का उदाहरण है, या तत्पुरुष का है, या अव्ययी भाव का है? किसका उदाहरण है? राजपुत्र। राज्ञ, इसको तोड़ते हैं हम लोग तो क्या बनता है? राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष। इससे भी आप पता लगा सकते हैं। राज्ञ पुरुष अर्थात राजा का पुरुष। राज्ञ कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। का, राजा का पुरुष अर्थात जो सेनापति होता है, दे आर कॉल्ड
राजपुत्र, राजा, ठीक है। तो राजपुत्र है ये, क्षम्यताम। तो कैसे बनेगा? राजपुत्र का कौन सा समास होगा बताइए? राजपुत्र का तत्पुरुष समास होगा। चले आगे की तरफ, चलिए। कितने तक पहुंचे थे हम लोग? चलिए देखें। एक मिनट। कुछ ना समस्या आ जाती है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इसको, उसे भी देख लेंगे। पहले इसे अब चलिए। फलम किस लिंग का शब्द है? फलम जो है वह किस लिंग का है? कुछ प्रश्न छूट गए हैं, मैं उसे देखती हूँ। फलम किस लिंग के रूप है? तो फलम नपुंसक लिंग है, जिसका कैसे रूप चलता है? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले। ठीक है, हम लोग जानते हैं जैसा पुल्लिंग का रूप होता है वैसा ही नपुंसक लिंग का रूप होता है, परंतु ऊपर के जो दो होते हैं, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, बस उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ठीक है, बाकी तीसरे तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूप एक समान ही चलते हैं। अब आइए, नदी शब्द किस लिंग का है? नदी शब्द किस लिंग का है बताइए? पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है या नपुंसक लिंग का है? किस लिंग का है? तो बताएं। नदी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग, आपसे दीर्घिकारांत है ना? ठीक है, तो दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग। नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदीः। रूप चलते हैं ना इसके, कैसे चलते हैं? नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदीः। ठीक है, अब चलिए। गच्छामी में कौन पुरुष कौन सा है? कितने पुरुष होते हैं? कितने वचन होते हैं, कितने पुरुष होते हैं और कितने लकार होते हैं? तीन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है आपके पास और आएंगे तीनों में से। तो आप सबसे पहले जानेंगे गच्छामी में पुरुष कौन सा है। तो गच्छामी में पुरुष कौन सा है? कितने पुरुष होते हैं? तो पुरुष तीन होते हैं संस्कृत में। कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, वचन कितने होते हैं? संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब यहाँ पूछा है कि गच्छामी में पुरुष कौन सा है? तीन पुरुष में से गच्छामी में कौन सा पुरुष है? तो प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है? तो उत्तम पुरुष है। अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ। ठीक है, अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ। आमी, आव, आमह, जहां भी देखे आप वहां पे क्या समझे? वहां पे समझे उत्तम पुरुष है। अब पठति में, पठति किस धातु से बना है? इस पे हमने बहुत डिटेल से चर्चा की है और बहुत अच्छी वीडियो है, जाके देखें। मूल धातु क्या है? तो पठति शब्द किस धातु से बनी है? तो पठति शब्द किससे बनी है? पठ धातु से बनी है और इसका रूप चलता है पठति, पठतः, पठन्ति। अब एक चीज बताइए कि ये पठति जो है वो किस पुरुष में है? अभी हमने पुरुष ऊपर चर्चा किया, ये पठति जो है वह किस पुरुष में है? तो वह प्रथम पुरुष में तीतः अंति जहां भी लगा रहेगा वह क्या होगा? प्रथम पुरुष होगा। और पठति जो है वह प्रथम पुरुष में है और इसमें धातु कौन सा है? पठ धातु है।
गम जो है वो कैसे चलता है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति चलता है। क्री जो है करोति कुरुता कुर्वन्ति ऐसे रूप चलता है। और भू जो है वह चलता है भवति भवता भवन्ति। ठीक है, चलिए करोति किस धातु से बना है, करोति किस धातु से बना है। अभी हमने आपको ऊपर देखिए प्रश्न अभी है ऊपर 22 नंबर प्रश्न में बताया है करोति किस धातु से बना है। तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुतः, करोमि कुर्वः कुर्मः, ये रूप जो है यह किस धातु से बना है। ऐसे भी पूछ सकता है करोति का धातु क्या है, या क्री धातु का प्रथम पुरुष एक वचन कैसे चलता है। दोनों बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, दो प्रश्न देखिए। तो करोति किस धातु से बना है, क्री धातु से बना हुआ है। अब 24 नंबर तो क्री धातु को कर लेंगे आप शुद्ध, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुतः, करोमि कुर्वः कुर्मः रूप चलता है। भवति किस धातु से बना है, ये हमने आपके सामने पहले ही सभी धातुओं के बारे में चर्चा की है। तो भू से बना है क्या, क्री से बना है, करोति कुरुतः, गम से। आप इसको भी देखिए, भौ आगे का पढ़िए। तो भवति भवता भवन्ति ये इससे चलेगा, ये सही नहीं कर लीजिएगा और क्षम्यता। तो भू धातु से बना है, ठीक है। भू कैसे चलता है, भवति भवता भवन्ति। और क्री कैसे चलता है, करोति कुरुता कुर्वन्ति। गम कैसे चलता है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। और दृश्य कैसे चलता है, पश्यति पश्यता पश्यन्ति। ठीक है, दृश्य दृश्यति दृश्यता दृश्यन्ति ऐसा नहीं, पश्यति पश्यता पश्यन्ति ऐसा रूप चलता है। तो तो आज यहीं तक रखते हैं मित्रों। कुछ प्रश्न छूट गए हैं, मैं देखती हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके आऊंगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं।